Hello everyone, welcome to all of you again in my YouTube channel हमारी पाठशाला। So today we will discuss about the properties of materials। इस टॉपिक से जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट, PSU, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, लगभग सारे एग्जामिनेशन में इससे पूछते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। पहला और सबसे फेवरेट मटेरियल प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अलाउ इट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप अपॉन अनलोडिंग। चलो और अच्छे से समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब किसी भी मटेरियल पर हम लोड लगा देते हैं और वो लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो उसमें डिफॉर्मेशन तो जरूर होगा, बट जैसे ही उस लोड को हम हटा देते हैं तो मटेरियल है अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ए दिया हुआ है लीनियर इलास्टिक मटेरियल का। ऑफ कोर्स अगर मटेरियल लीनियर इलास्टिक है तो जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा, वो लीनियर बनेगा। इसमें हुक्स लॉ वैलिड होगा और अगर स्मॉल डिफॉर्मेशन है तो इससे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स सुपर पोजिशन मेथड भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का। इसका मतलब क्या है, इसमें हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। लार्ज डिफॉर्मेशन की बात छोड़ दो, जब हुक्स लॉ ही वैलिड नहीं हुआ तो सुपर पोजिशन मेथड लगाने का तो कोई चांस ही नहीं होता अगर इससे कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है। तो लीनियरली इलास्टिक मटेरियल में क्या हो रहा है, मटेरियल पे जब हम लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन रहा है जो कि पूरी तरीके से लीनियर है और ये बी जो इलास्टिक पॉइंट है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यही कहती है कि जब इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड लगा के मटेरियल को डिफॉर्म कर दिया जाए और उसके बाद लोड को हटा दिया जाए तो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। यही रीजन है लीनियरली डिफॉर्म हुआ है और उसके बाद अपने शेप में आ गया है। उसी तरह से नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल में भी वही हुआ है। जब इस मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड लगा के डिफॉर्म किया गया, उसके बाद जब लोड को रिमूव किया गया है तो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर रही है। लेकिन क्या होगा अगर उस मटेरियल पर उसके इलास्टिक पॉइंट से ज्यादा लोड लगा दे, ये समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है स्टील मटेरियल का जो कि एक इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है। इसका इलास्टिक लिमिट क्या है, बी पॉइंट है, उससे ज्यादा इसको सी पॉइंट पर लोड लगाया गया है। ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डिफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जब लोड को हटा दिया गया है तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन जो है रिकवर हो गया है और कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। जो डिफॉर्मेशन रिकवर हो गया है उसे इलास्टिक सेट कहते हैं और जो डिफॉर्मेशन उसमें रह गया उसे हम परमानेंट सेट कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब हम मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो उसमें एक स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है और जब हम छोड़ देते हैं ना तो जो उसका इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी वाला पोर्शन होता है वो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो है उसकी डिसिपेटेड हो जाती है। यही रीजन है कि उसमें परमानेंट सेट हो जाता है। सो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब किसी भी मटेरियल पर उसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड लगाया जाए तो उसमें एक इन इलास्टिक स्ट्रेन डेवलप होता है बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेन, उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है स्टील का जो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है। देखिए इसका इलास्टिक लिमिट बी है, उसके बियॉन्ड इस पर सी पॉइंट पर लोड लगा दिया गया है। इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड लगा दिया तो ऑफकोर्स इसमें जो है इलास्टिक स्ट्रेन के साथ साथ इन इलास्टिक स्ट्रेन भी डेवलप होगा जिसे हम प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। कि पॉइंट सी पर जब लोड ले जाकर उस लोड को छोड़ दिया गया है तो क्या हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया कि वो अपनी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी को कवर करेगा, इसलिए जो इलास्टिक सेट है वो तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रह जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना तो जो ये रीलोडिंग कर्व है ये ओरिजिनल कर्व के इनिशियल स्लोप के पैरेलल है और लीनियर है। इसका मतलब क्या है कि जब पॉइंट सी पर लोड ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता है और फिर उस पर एक लोड लगा दिया जाए पॉइंट सी तक, तो अब जो ये कर्व है ना लीनियर इलास्टिक मटेरियल की तरह काम करेगा, लीनियर इलास्टिक की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर नया प्रोपोर्शनल लिमिट बन जाएगा और नया यील्ड पॉइंट बन जाएगा जो कि यील्ड पॉइंट सी है। पहले यील्ड पॉइंट बी था लेकिन अब यील्ड पॉइंट सी हो गया क्योंकि हम पॉइंट सी पर लोड ले जाके छोड़ दिए, इलास्टिक सेट कवर हो गया, परमानेंट सेट रह गया, लेकिन फिर पॉइंट डी पर पहुंचते इसे लोड लगा के हम पॉइंट सी तक ले गए। तो जो ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में जो एक कर्व बन रहा है ये ओरिजिनल कर्व के इनिशियल स्लोप लाइन के पैरेलल है और लीनियर इलास्टिक लिमिट है, यानी यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड है, यानी ये प्रोपोर्शनल लिमिट को बताता है। पॉइंट सी जो है यील्ड पॉइंट को बताता है। लेकिन एक चीज और है, मटेरियल की जो है फ्रैक्चर लिमिट नहीं बदलेगी, जो फ्रैक्चर लिमिट पहले थी वही रहेगी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि पहले जो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था बी से एफ तक था, अभी सी से एफ तक हो गया। इसका मतलब ये है उसका यील्ड स्ट्रेस तो बढ़ जाता है।
है, लेकिन ओवरऑल उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई भी मटेरियल हो जिसको हम पॉइंट सी पर ले जाके छोड़ दे, पॉइंट डी पर आ जाए, उसके बाद फिर से लोड लगाए, पॉइंट सी पे जाए, पॉइंट डी पे जाए, इनिशियल कर्व के इनिशियल स्लोप के जो है की तरह यहाँ पे स्लोप बनाएगा? नहीं, ऐसा तभी होगा जब मटेरियल लीनियर इलास्टिक हो, ठीक है। और अगर मटेरियल नॉन लीनियर इलास्टिक हो गया ना तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जो स्टील मटेरियल है वो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें पहले प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर इल लिमिट। इसका मतलब इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट के बीच में कहीं ना कहीं नॉन लीनियरिटी कह सकते हैं। लेकिन वो आप जैसा कि आपको पता है स्टील मटेरियल में जो है प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट एकदम क्लोज होते हैं। इसकी वजह से उसको नेग्लिजिबल किया गया है और मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ, तो वहाँ पर हमारा एक जो रिसर्च ग्रुप है वो टेस्टिंग कर रहा था इस स्टील मटेरियल का, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है। और मैं इसलिए वो बोल रहा हूँ कि ये रिलायबल है क्योंकि जिस लैब में मैं काम कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत ही रेपुटेड लैब है और वहाँ के जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है ना हमेशा वैलिडेटेड माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि स्टील में इसलिए ऐसा होता है। मैंने देखा है उस चीज को कि जो ये वाला कर्व है ना इनिशियल स्लोप के बराबर होता है और ये प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करता है, यील्ड पॉइंट बदल जाता है और डक्टिलिटी कम हो जाती है। तीसरी मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है कि जब किसी भी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट में एक कांस्टेंट लोड लगा दिया जाए, टाइम के साथ उसमें एक डिफॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम क्रीप कहते हैं। जहां यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक यहाँ पे बार लिया गया है जिसपे पी लोड लगाया गया है और ये जो लोड है ना इलास्टिक लिमिट में है पर काफी समय के लिए लगा दिया गया है। तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ इसमें डिफॉर्मेशन हो जा रहा है जिसे ही हम क्रीप कहते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या कि किसी भी बॉडी पर इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोड लगाएं और उसको ज्यादा देर तक रोक दे तो जो डिफॉर्मेशन होगा बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट उसे क्रीप बोलते हैं? ऐसा नहीं है, ये मिनिमम लिमिट है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी मटेरियल पर ऑलरेडी इतना लोड लगा दे जो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हो, फिर उस लोड को वहीं पर छोड़ दे और टाइम के साथ जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है ना उसे भी क्रीप बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, क्रीप जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, स्ट्रेस लेवल पर, टाइम पर और टाइप ऑफ लोडिंग पे। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर भी वन काइंड ऑफ लोड है। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए मैंने पहले 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लिया और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो जो उसमें बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन होता है जिसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं वो भी क्रीप। लेकिन बाद में अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस लगा दे उस पर टेम्परेचर, उसका जो क्रीप है और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह स्ट्रेस लेवल ऑफ कोर्स और टाइम का भी है। टाइम ही तो मेन इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्स्टेंट लोड को हम ज्यादा टाइम के लिए लगा रहे हैं इसलिए उसमें क्रीप हो जाए। मे बी उस कांस्टेंट लोड को हम इलास्टिक लिमिट के अंदर छोड़ दे तो अपने शेप को रिकवर करे, लेकिन ज्यादा टाइम तक लगाने की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है ना। उसी तरह से ये डिपेंड करता है स्टैटिक्स और डायनेमिक लोडिंग पर भी। स्टैटिक लोडिंग के कंपैरिजन में डायनेमिक लोडिंग में क्रीप ज्यादा होता है क्या? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप अभी बोल रहे थे कि जो है जब हम किसी भी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट के अंदर या इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड कांस्टेंट लोडिंग लगाते हैं तब उसमें क्रीप होता है। अभी आप बोल रहे हैं डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक में तो लोड जो होता है टाइम के साथ बदलता है। ऑफ कोर्स डायनेमिक में लोड जो होता है टाइम के साथ बदलता है, लेकिन आप ऐसे याद करो कि एक पीरियाडिक डायनेमिक लोडिंग है जिसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने लोडिंग पैटर्न को रिपीट कर रहा है। लेकिन लोडिंग पैटर्न की मैक्सिमम और मिनिमम कोई एम्पलीट्यूड होगी, तो उस मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के करिस्पॉन्डिंग इन स्ट्रेस अप्लाई करते हैं मटेरियल पर और उससे होने वाले डिफॉर्मेशन को देखते हैं। उस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि स्टैटिक के कंपैरिजन में डायनामिक लोडिंग में क्रीप ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है और ऐसा देखा गया है कि जब मटेरियल को उसके मेल्टिंग पॉइंट का 30 से 50% हम उसे हीट कर दें तो उसमें देखने लगता है कि क्रीप हो रहा है। और इस टेम्परेचर को बेसिकली हम होमोलोगस टेम्परेचर भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी कि जो क्रीप है ना, मैंने बोला था कि टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो ऐसा होता है कि किसी भी मटेरियल में ओवरऑल टाइम के साथ क्रीप जो होता है इंक्रीज होता है, लेकिन उस मटेरियल में कई फेजेज होते हैं और उस अलग अलग फेजेज में कभी कभी ऐसा होता है मटेरियल में जो क्रीप होता है ना टाइम के साथ डिक्रीज होता है। ऐसे आइए देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है स्टील मटेरियल का जो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है। इसके सारे पॉइंट हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, फिर भी रिवाइज कर दे। ए जो है लीनियर इलास्टिक लिमिट है, बी जो है इलास्टिक लिमिट है, डी रीजन जो है इस
बेसिकली यील्ड प्लेटू है, और EF रीजन जो है स्ट्रेन हार्डनिंग है, और FG रीजन जो है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है, और G जो है फ्रैक्चर पॉइंट। तो क्या हो रहा है, इसको हमने 3 फेजेस में देखा गया। पहले हमने टाइम और स्ट्रेन के साथ एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है और अलग अलग फेजेस में उसको एनालिसिस किया है। सो पहला फेज जो है DE है। इस फेज में क्या हो रहा है, जो है ना स्ट्रेन जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और फास्टर रेट से हो रहा है। फास्टर रेट से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्लोप जो है देखेंगे बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन जो EF रीजन है, जिसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं, इसमें जो क्रीप होता है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो होता है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। और स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में जब मैंने स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बताया था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन जो थर्ड रीजन है ना, थर्ड रीजन में फिर वही हो रहा है, टाइम के साथ स्ट्रेन फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो जो ये सेकेंडरी क्रीप रीजन है ना, डिफॉर्मेशन जो है ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्रीप जो होता है लंबे ड्यूरेशन तक होता है। चलिए एक चीज और डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि हमने एक कांस्टेंट लोड लगा दिया है मटेरियल पे, चाहे इलास्टिक लिमिट में या इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, दोनों केस में क्रीप तो होगा। लेकिन अगर किसी फेज में ऐसा किया जाए कि उसमें से लोड रिमूव कर दिया जाए, तो ऑफ कोर्स अगर लोड रिमूव करोगे उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक रिकवरी होगी, और इलास्टिक रिकवरी यहाँ पे हो रही है, आप देख रहे हैं ग्राफ में। और कुछ ना कुछ परमानेंट सेट होगा, जिसे परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ऑफ कोर्स होगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन बेसिकली डिफाइंड बाय द डिक्रीजिंग in stress in the steel as a result of creep under prolonged strain is called stress relaxation। और अच्छे से समझते हैं, यहाँ ग्राफ दिया गया, यहाँ पर एक सिग्मा नॉट स्ट्रेस जो है T नॉट टाइम के लिए लगा दिया गया है, और उसके बाद इस लोड को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो टाइम के साथ इसमें क्रीप तो हो रहा है, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी कम हो रहा है। इसी फिनोमिना को हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन बोलते हैं। और इस तरह की जो फिनोमिना होती है बेसिकली ना, अगर मॉडरेट लेवल पे हो, कंक्रीट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ऐसे कंक्रीट जो होता है ब्रिटल मटेरियल है, टेंसाइल के केस में क्या होता है, वीक होता है। जब मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगता है ना ज्यादा टाइम के लिए, तो उसमें भी एक मॉडरेट लेवल पे क्रीप होता है, और उस केस में क्या होता है कि वो स्ट्रेस को रिलैक्स करेगी, और स्ट्रेस को रिलैक्स करेगी तो ऑफ कोर्स अच्छा है ना, क्योंकि कंक्रीट में लगने वाले टेंसाइल स्ट्रेसेस का जो लेवल है वो कम हो रहा है। लेकिन एक कम लेवल पे हो तभी अच्छा, क्योंकि ज्यादा लेवल पे होने से क्या हो सकता है, फेल हो जाए। और फेल दो तरीके से हो सकता है। पहला केस क्या होता है, हो सकता है कि वो सर्विसिबिलिटी लिमिट को फॉलो न करे, और दूसरा क्या होता है, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिससे मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ का पोर्शन देखें ना, तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा कि सर जो ए वाला ग्राफ है और ए वाला ग्राफ एक जैसा है, बट नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ए जो है ना इलास्टिक रिकवरी ग्राफ है, जो अनलोडिंग के बाद मिल रही है, जबकि यहाँ पर जो एक ग्राफ है स्ट्रेस में रिलैक्सेशन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन लोड हटाया नहीं गया है, लोड उस पर कॉन्स्टेंटली लग रहा है। आई बात समझ में। इसका मतलब है कि दोनों ग्राफ जो है डिफरेंट है। मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत ही लंबा टॉपिक है। सो आज हमने 4 टॉपिक पढ़ा, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, क्रीप और रिलैक्सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिस मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे वो है फटीग। आप लोग वीडियो को अच्छे से मन लगा के देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।